हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थ्योरी ऑफ एब्रोगेशन। मेरा नाम है काशिफ खान और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 16 जून से लेकर 30 जून तक की सारी लीगल अपडेट्स को। ये वीडियो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने डिस्कस किया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप हर जगह देखते होंगे लिखा होता है यात्री अपने सामान के खुद जिम्मेदार हैं। ऐसा ही कुछ डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने स्टेशन सुपरिटेंडेंट एंड अनदर्स वर्सेस सुरेंद्र भोला के केस में। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टीलिंग ए पैसेंजर्स पर्सनल बिलोंगिंग कैन नॉट बी कंसीडर एज डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस ऑन द पार्ट ऑफ रेलवे। मतलब कि अगर आपका कोई सामान रेलवे के सफर में चोरी हो जाता है तो उसके लिए रेलवे को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कंज्यूमर फोरम का ऑर्डर था कि रेलवे जो है रीइंबर्स करेगी स्टोलन कैश को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया है। केस के फैक्ट को जान लेते हैं। तो यहाँ पे सुरेंद्र भोला एक पैसेंजर थे जो ट्रैवल कर रहे थे इंडियन रेलवे में और 1 लाख रुपया वो कैरी कर रहे थे एक बैग में जो उनके रिस्ट में बंधा हुआ था। अब ये पैसा जो है वो चोरी हो गया और इन्होंने फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में इसकी कंप्लेन करी। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने रेलवे को डायरेक्शन दिया कि वो 1 लाख रुपया रीइंबर्स करे सुरेंद्र भोला को। और जब इस डिसीजन के अगेंस्ट रेलवे गई स्टेट कंज्यूमर फोरम में और नेशनल कंज्यूमर फोरम में, तो वहां पे उनके जो अपील है उनको डिसमिस कर दिया गया और उनको कहा गया कि आपको ये पैसा रीइंबर्स करना पड़ेगा। फाइनली जो रेलवे है वो सुप्रीम कोर्ट के पास गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। स्टूडेंट्स, आपको मालूम होगा कि किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट या जज के खिलाफ आपको कंप्लेन करने से पहले आपको गवर्नमेंट से सैंक्शन लेनी पड़ती है। लेकिन क्या वो सैंक्शन उसके ऑफिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करने समय जो एक्ट किया गया है उसके लिए लेनी पड़ती है, या उसने उस एक्ट को परफॉर्म करते समय अपनी ऑफिशियल ड्यूटी का इस्तेमाल उससे ज़्यादा किया है उसके लिए भी करनी पड़ेगी? इसी सवाल का जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ए श्रीनिवासुलू वर्सेस द स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऑब्टेनिंग ऑफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 197(1) ऑफ सीआरपीसी इट इज नेसेसरी इवन इन द केस ऑफ ऑफिशियल एक्शन एक्सीड देयर ऑफिशियल ड्यूटी। मतलब कि अगर ऑफिशियल अपना पावर का इस्तेमाल करते समय एक्सीड भी कर जाता है तब भी आपको सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ पे एक्विट किया है एक इंडिविजुअल को जो कि फॉर्मल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड के, और इनको चार्ज किया गया था करप्शन केस में। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपने पुराने डिसीजन का भी रेफरेंस दिया है जिसका नाम है डी देवराजा वर्सेस उवैस सब्बीर हुसैन का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेम बातें हेल्ड की थी। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है वो है लक्ष्मण प्रसाद एलाइज लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी ऐसा केस जो कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर बेस्ड है तो वो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो दो चीजें जरूर से जरूर प्रूव करे। पहला कि गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, और वो जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो एक्सक्लूड करे अल्टरनेटिव क्राइम थ्योरी को। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा वो कड़ी से कड़ी जोड़कर जो है वो प्रूफ करेगा एक्यूज के गिल्ट को। अगर वो कड़ी कहीं भी टूटती है, मतलब कि कोई एक चीज दूसरी चीज से मैच नहीं करता है, तो वहां पे जो है वो एक्यूज को सजा नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक कन्विक्शन था जिसमें लाइफ सेंटेंस की सजा दी गई थी एक्यूज को मर्डर के केस में बाय द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इन 2010, उसको जो है सेट असाइड कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट केस का रेफरेंस दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई ऐसा केस है जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बेस्ड है तो वहां पे चैन जो है सर्कमस्टांशियल एविडेंस की वो ऑल एस्पेक्ट में कंप्लीट होनी चाहिए जिससे जो है एक्यूज का गिल्ट जो है वो प्रूव हो सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस है मोहम्मद मुस्लिम वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश नाउ उत्तराखंड। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 27 साल पुराने केस में एक फादर और सन को जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई थी उनको एक्विट कर दिया। जो एक्विटल है वो इस ग्राउंड पे दिया गया कि जो प्रोसिक्यूशन था वो फेल हो गया टू एस्टैब्लिश द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो अननेचुरल बिहेवियर था डिजीज के सन और नेफ्यू का वो एक तरह से डाउट क्रिएट करता है। जैसे कि जब किसी भी इंसान की मारपीट होती है और उसके बच्चे या नेफ्यू जो है वो सामने हैं तो वो सबसे पहले उनको बचाने की कोशिश करेंगे, या फिर
चोट लगने के बाद उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, लेकिन इस केस में जो सन और नेफ्यू जो डिजीज के साथ में थे वो पहले एफआईआर दर्ज कराने गए। तो ये जो उनका बिहेवियर था वो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो अननेचुरल बिहेवियर था, और इनका ये जो बिहेवियर है वो सपोर्ट करता है डिफेंस के उस स्टोरी को जो ये कहता है कि वो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थे। उन्होंने बाद में अपने आप को केस में ऐड किया ताकि केस को स्ट्रांग बनाया जाए और अपने आप को एज ए आई विटनेस जो है वो केस में प्रेजेंट कर सकें। अगर आप कोई प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस पीएन मगोन के केस में यह हेल्ड किया कि जो प्रोफेशनल एक्टिविटी है अंडरटेकन बाय द एडवोकेट वो क्लासिफाई नहीं की जा सकती एज ए कॉमर्शियल एक्टिविटी। और दिल्ली हाई कोर्ट का यहाँ पे कहना है कि एडवोकेट का जो ऑफिस होता है कोई रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर में वो लायबल नहीं होगा प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए अंडर दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट एज ए बिजनेस बिल्डिंग। मतलब कि उनका जो चैम्बर है उनको एज ए बिजनेस बिल्डिंग ट्रीट नहीं किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट के जो डिवीजन बेंच है उन्होंने ये कहा कि जो मास्टर प्लान फॉर दिल्ली है वो अलाउ करता है प्रोफेशनल एक्टिविटी विद इन दी रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस विथ स्पेसिफिक कंडीशन। और इस वजह से जो दिल्ली का मास्टर प्लान है वो ये कहता है कि जो कॉरपोरेशन है वो इम्पोज नहीं कर सकता टैक्स की उन प्रोफेशनल एक्टिविटी पे जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग से की जा रही है, और इसमें जो है एडवोकेट का जो चैम्बर है वो इंक्लूडेड है। सो ये थी आज की हमारी अपडेट। आई होप इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।